हेलो। वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि रेमिटेंस के बारे में। देखिए, हाल ही में वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है और जहाँ पे हमारे जो एनआरआई मतलब नॉन रेसिडेंशियल इंडियन जो हमारे देश से बाहर गए हुए हैं, वो भर भर के हमारे देश में पैसा भेज रहे हैं एज अ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो एफडीआई के फॉर्म में हमारे देश में खूब सारा पैसा आ रहा है डॉलर में, और इससे क्या होगी कि हमारी जो करेंट अकाउंट डेफिसिट है, मतलब तत्काल में जो हम व्यवसाय करते हैं, हमारा देश जो व्यवसाय करता है, चाहे बाहर से आप तेल खरीदो या कोई भी चीज़, तो वहाँ पे जो हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको मेंटेन करने में एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट योगदान निभाता है, और साथ ही साथ हमारे जीडीपी में भी कंट्रीब्यूशन होता है। तो इस रेमिटेंस के बेसिक्स से लेकर के सारा कुछ जानेंगे, और इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वर्ल्ड बैंक क्या बता रहा है, ग्लोबल लेवल पर्सपेक्टिव क्या है आपका इस रेमिटेंस का, और इंडिया के बारे में क्या बता रहा है, सब कुछ डिटेल्स में जानेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली ये जो रेमिटेंस है वो क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है और कंक्लूजन क्या है। तो आप सभी लोगों का स्वागत है प्रथम आईएएस पे। तो चलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो आप जानते हैं जैसे कि रेमिटेंस का सिंपल मतलब होता है कि मनी को भेजना या ट्रांसफ़र करना एक पार्टी से लेकर के दूसरे पार्टी। कहाँ पे? यूजुअली ओवरसीज में। ओवरसीज का मतलब कि लेट्स हमारा इंडियन कोई गल्फ़ कंट्री में रह रहा है, तो जब गल्फ़ कंट्री में रहेगा तो वहाँ से जो अपने फैमिली को वो कमा के पैसा भेजेगा, उसे हम यूजुअली आज के दिन क्या बोलते हैं? रेमिटेंस बोलते हैं। ठीक है, और न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि हाल ही में 2022 की रिपोर्ट आई है, और जिसमें पहली बार कोई कंट्री, जो नेम जिसका क्या है, इंडिया ने 2022 में पहली बार इतिहास में वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट के हिसाब से क्रॉस किया है 100 बिलियन का रेमिटेंस। और ये रिपोर्ट कौन सा था? तो रेमिटेंस ब्रेव ग्लोबल हैंड विंड्स प्रिपेयर्ड बाय वर्ल्ड बैंक। और आप देखोगे तो ये लगभग 12% की राइज देखी गई है इंडिया के रेमिटेंस कलेक्शन में आज कंपेयर टू 2021, क्योंकि इंडिया की 2021 में ये कलेक्शन लगभग $90 बिलियन के आसपास था। और इंडिया बहुत दिनों से, समझिए आप, पहले नंबर पे है। उसकी एक रीज़न है कि हमारी जो वर्क फोर्स है, मैन पावर जो है, वो ब्रेन ड्रेन बहुत ज़्यादा होता है। बाहर लोग कमाने के लिए जाते हैं और वहाँ से अपनी फैमिली को केयर करने के लिए पैसा भेजते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट इस रिपोर्ट में दर्ज किया गया है कि हमारी जो रेमिटेंस है उसका डाइवर्सिफिकेशन हुआ है। एक समय में हम लोग जो रेमिटेंस इंडिया में आता था वो आता था कहाँ से? तो वो आता था आपको गल्फ कंट्रीज से। लेकिन इसमें इस बार देखा गया है कि जो हमारी रेमिटेंस है वो बेसिकली यूएसए, यूरोप, वहाँ से आ रही है, जो कि एक हाई इनकम कंट्रीज है और वहाँ पे स्किलिंग वर्क बहुत ज़्यादा होती है। तो इससे एक कहीं ना कहीं पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि एक तो हमारा ब्रेन ड्रेन हुआ है, बट हमारी ह्यूमन कैपिटल जो है ना बहुत अच्छा हुई है। हम लोगों ने पढ़ा लिखा के, हमारे जो यूथ है बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हुए, और इसीलिए उनको स्किल वर्क मिल रहा है। कहाँ पे? तो वेस्टर्न कंट्रीज में। और ये 26% की राइज यहाँ पे जो है 36% पे चला गया। आपको हाई इनकम कंट्रीज से जो कैश ट्रांसफ़र हो रहा है वो 36% पहुँच गया 2020-21 में 26% से। वहीं अगर आप शेयर देखिए 5 गल्फ कंट्रीज को, इंक्लूडिंग सऊदी अरबिया एंड यूनाइटेड अरब इमरात, दैट इज यूएई, वो अब डिक्रीज करके जो है ना 54% से 28% पे पहुंच गई। तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि किसी एक पार्टिकुलर कंट्री पे डिपेंड होना जो है ना कहीं एक तरीके से वल्नरेबिलिटी को इंक्रीज करता है। अगर क्राइसिस आ गया, आपको पता है कि वैसे भी जो आपको गल्फ कंट्रीज है वो वॉर क्राइसिस से जुड़ता रहता है, चाहे वो आपको सऊदी अरेबिया और यमन का लड़ाई हो, ईरान के साथ हो, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती है। और फिर अगर डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है तो हमारे कंट्री के लिए बहुत अच्छी बात है। बट बिफोर स्टार्टिंग हम आप लोगों के लिए यहाँ पे और एक एमसीक्यू लेकर के आए हैं। जैसे हाइमोफीलिया एक जेनेटिकली इनहेरिटेड डिजीज है क्या? इसके बारे में बताइए, जिसमें ब्लड क्लॉट नहीं होता है। दूसरा स्टेटमेंट है, क्या इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है राष्ट्रीय आरोग्य निधि के द्वारा? तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया, प्लीज़ हमें बताइए। इसका एक्सप्लानेशन हम लोग वीडियो के लास्ट में देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। जैसा आपको मैंने बताया कि जब माइग्रेंट्स सेंड करता है मनी अपने होम को, अपने अर्निंग से, चाहे वो कैश के फॉर्म में हो या गुड्स के सब
फॉर्म में हो, चाहे आप पैसा भेजो या सामान भेजो, ताकि आप अपने फैमिली को सपोर्ट कर सके, तो उसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, रेमिटेंस बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो माइग्रेंट या वर्कर्स है ना, वो पैसा भेजते हैं अपने फैमिली को दूसरे कंट्री से कमा करके अपने कंट्री में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेमिटेंस बोलते हैं। और ये सारी चीज़ें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, बिकॉज पहला तो एक है कि ग्लोबलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गया है। आपने देखा कि कोविड-19 किस तरीके से फैल गया, ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, बिकॉज लोग ट्रैवल करते हैं, व्यवसाय करते हैं एक दूसरे से कंट्री में जा करके, तो ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे कहीं ना कहीं रेमिटेंस को भी बढ़ावा दे रहा है। और ये एक तरीके से जो है ना, इस पास्ट फ्यू ईयर में जो लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फॉरेन इनकम हो गया आपको, स्पेशली जो लो इनकम कंट्रीज़ हैं, मिडिल इनकम कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उन लोगों के लिए। और इंडिया के केस में तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के केस में जो लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेमिटेंस है हमारा, अब वो बेसिकली वो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की कंट्री जो यूएई, बहरीन, सऊदी अरबिया, ओमान, कतर, और साथ साथ जो है यूके और साउथ कोरिया भी है यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप जनरल ट्रेंड देखिएगा रेमिटेंस इन 2022, तो वर्ल्ड रेमिटेंस जो है अब इस बार एक्सपेक्टेड है कि $794 बिलियन टच कर जाएगी, क्योंकि कुछ समय अभी और भी बाकी है। और ये $781 बिलियन जो 2021 में थी, उससे लगभग यहाँ पे 4.9% का ग्रोथ देखा जा रहा है। इवन पेंडेमिक, हालांकि आप देखो तो पेंडेमिक 2020 में आया था, लेकिन अभी भी चल रहा है, स्पेशली चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी के बारे में आप जानते हो। तो वहाँ पे सिंस जो है एक तरीके से सप्लाई चेन में डिसरप्शन आया है, तो आपको यूरोप में जो है ना, लोगों ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग, जो यूरोप की कंट्रीज हैं मल्टीनेशनल, वो वियतनाम, साउथ आसियन कंट्रीज, इंडिया, इन सब में डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है। तो वहाँ पे क्या हो रही है कि जॉब प्रस्पेक्टस बढ़ रही है, और इस कारण से क्या होता है आपको कि रेमिटेंस में ये 5% के आसपास की वृद्धि देखने को लगी है पिछले ईयर। और ये ग्रोथ हालांकि कम है 2020 से के कंपैरिजन में। 2021 में ये 10.2% का था। अभी आपको फिर से देख रहे हैं ग्लोबल वॉर सब आ गया, तो इस कारण से थोड़ी कम हुई है, लेकिन 2022 के रिस्पेक्ट में जो है अभी भी ये ग्रोथ देखने को मिली है एक तरीके से। मैं ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की बात करता हूँ। अगर 2020 के कोविड से लेकर के 2021 में देखें तो जंप करके 10.2% की इंक्रीजमेंट हुई थी, लेकिन इस बार 2021 से 2022 में ओनली 4.9, क्योंकि अभी आपको पता है कि रसिया यूक्रेन की जो एक वॉर चली, वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ में इम्पोर्टेंस निभा रहा है। जो आपको ट्रेड वॉर, बेसिकली क्लाइमेट रेजिलियंस के आधार पे, और जो एग्रेशन है इंडिया के साथ आपको चाइना का, ये राइवलरीज, ये सब सारी चीज़ें फैक्टर्स है इस पार्टिकुलर ईयर ऑन ईयर बेसिस के रिडक्शन में। अगर आप देखिएगा तो 794 बिलियन में स्पेशली $626 बिलियन जो है ना, वो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज, जिसमें इंडिया भी आता है, तो वहाँ पे जाने वाला। और उसमें टॉप 5 रेसिपिएंट कंट्रीज है आपको इंडिया, जो 100 बिलियन को फर्स्ट टाइम क्रॉस करेगा इतिहास में, फॉलोड बाय मैक्सिको। याद रखिएगा, दूसरा चाइना नहीं है, मैक्सिको है 60 बिलियन पे, थर्ड पे चाइना है 50 बिलियन पे, फिलीपींस 38 बिलियन एंड इजिप्ट 32 बिलियन। ये टॉप 5 कंट्रीज हैं। अगर आप रीजन देखोगे सस्टेन ग्रोथ इन रेमिटेंस इन इंडिया, तो जैसा मैंने आपको बताया कि वन मेन रीजन तो यही है कि ग्रेजुअल रीओपनिंग ऑफ वेरियस सेक्टर्स इन होस्ट कंट्रीज, जहाँ पे लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। और सिंस हमारे कंट्री में स्किल वर्कर ज़्यादा है, तो स्पेशली हम लोग युवा, आप देखे होंगे हाल ही में जो है ना H1B वीज़ा के लिए जो यहाँ पे गवर्नमेंट ने यूके के साथ जो है हमारा जो प्रोफेशनल की एक्सचेंज हुई है, जहाँ पे लगभग 3000 से ज़्यादा स्किल वर्क यहाँ पे डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। हाल ही में जो वर्ल्ड बैंक की ये रिपोर्ट आई है, उसमें पॉइंट्स किया गया है कि जो स्ट्रक्चरल शिफ्ट हुआ है इंडिया की रेमिटेंस में, टॉप डेस्टिनेशन कंट्रीज फ्रॉम गल्फ टू वेस्टर्न कंट्रीज, तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे देश के लिए। और साथ ही साथ रेमिटेंस जो है ना, वो बेनिफिटेड किया है फ्रॉम अ ग्रेजुअल स्ट्रक्चरल शिफ्ट इन इंडियन माइग्रेंट की डेस्टिनेशन, जैसे लार्जली जो लो स्किल था। देखिए गल्फ कंट्री में इंडिया जो है ना, वो मजदूर टाइप के, यहाँ से कोई कैब ड्राइवर जाएगा, कोई ड्राइवर जाएगा, आपको ठेला चलाने वाला हो सकता है, मे बी जो आपका कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले हो सकते हैं, नर्स। तो ये लो स्किल लेवल की जो पहले जो रेमिटेंस भेजा करता था, तो वो पेमेंट बहुत कम आती थी। और आजकल जो आ रहा है वो वेस्टर्न कंट्री जो अमीर देश है वहाँ से आ रहा है, US UK से आ रहा है, तो सिंगापुर से आ रहा है। तो ये सब कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए अच्छी है, और इस कारण से हमारे देश में रेमिटेंस बढ़ा है।
इनफैक्ट अगर आप देखिएगा तो जैसा इस रिपोर्ट में बताया गया था कि 2016-17 से 2020 में जो रेमिटेंस है यूएस और यूके और सिंगापुर से वो इंक्रीज करके 26 से 36% हो गया है। वही शेयर फ्रॉम 5 जीसीसी जो गल्फ कोऑपरेटिव काउंसिल है वहाँ से घट करके 28% पे आ गया, 54% से। तो ये जो डाइवर्सिफिकेशन है ये एक तरीके का आइस ब्रेकर है, जो हम लोग डिपेंड थे गल्फ कंट्रीज पे, ठीक है, वो अब जो कहीं ना कहीं यहाँ पे दूर होता हुआ दिख रहा है। अगर आप देखो कि 2020-21 में तो यूएस जो है ना लगभग 23% के पास साथ शेयर के साथ जो है ना सऊदी अरेबिया को इस बार बीट कर दिया, और हमारी जो सबसे ज़्यादा रेमिटेंस आती है अब वो यूएस से आती है। तो चलिए हम चलते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ। तो जैसा कि आपको हमने पूछा था कि ये हाइमोफीला ये जेनेटिकली इनहेरिटेड डिजीज है, तो बिल्कुल सही बात है, जिसमें जो ब्लड क्लॉट नहीं होता, और इसमें जो है ना आपको फाइनेंशियली हेल्प मिलता है। इतनी महंगी है तो यहाँ पे आपको बिल्कुल ही राष्ट्रीय आरोग्य निधि से यहाँ पे आपको फाइनेंशियली हेल्प मिलेगा। तो ऑप्शन दोनों यहाँ पे सही है। आप कुछ जान लेते हैं हाइमोफीलिया के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हो अभी न्यूज़ में क्यों था, तो न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि अमेरिका की एक कंपनी ने वर्ल्ड की सबसे महंगी सुई बनाई है, दवा बनाई है, जिसमें जीन को क्या किया जाता है, बॉडी में पेंट्रेट कर दिया जाता है, और उससे क्या होती है कि जो ब्लड क्लॉटिंग वाली समस्या है नहीं हो रही है, उसके लिए एक तरीके से जीन दिया जाता है ताकि ब्लड क्लॉट हो सके। और ये रीज़न है कि वर्ल्ड की सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव सुई ड्रग्स जो है 3.5 मिलियन डॉलर की, जो इंडियन पैसा में लगभग जो है ना 28 करोड़ रुपए के आसपास है। तो ये न्यूज़ में था, इसी कारण से ये यहाँ पे एमसीक्यू आया। तो उम्मीद करते हैं सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।